नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी मतदान और 8 फरवरी मतगणना। चुनाव तारीखों के ऐलान के पहले से ही दिल्ली में घमासान मचा हुआ है और एक ही तरीके की, एक ही आइडियोलॉजी से मिलती जुलती दो सरकारें जो दिल्ली में हुकूमत कर रही हैं 11 साल हो गया। चाहे वो केंद्रीय सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी हो या दिल्ली सरकार के मुखिया जिन्होंने कुछ समय के लिए अपना ताज आतिशी के नाम पर कर दिया था। अब वो इस दावे के साथ किया था कि जब जनता उन्हें जिताएगी तब वो दोबारा कुर्सी पर बैठेंगे। ये सब उन्होंने तब कहा था जब वो शराब घोटाले में जेल में बंद थे और उसके बाद जमानत पर छूट करके आए थे। उस वक्त कहा था जब कोर्ट ने उन्हें सचिवालय जाने और मुख्यमंत्री पद के दायित्व से दूर रहने की सलाह दी थी। अब वो मौका आ गया है। अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि वो सीधी लड़ाई में है और भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने में इस बार भी वो कामयाब हो जाएंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 26 वर्षों से दिल्ली पर कब्जा करने की ताना बाना बुन रही है, हर बार वो मैदान में उतरती है, लेकिन पहले 15 साल कांग्रेस ने और उसके बाद 10 साल 11 साल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने उन्हें सत्ता से दूर रखा। ये अंदर की बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि वो देश के खास तौर पर हिंदी बेल्ट में लगभग सभी राज्यों पर काबिज हो चुकी है सिवाय दिल्ली के। दिल्ली जो देश की राजधानी है और देश की हुकूमत बीजेपी ने अपने कब्जे में कर ली है, लेकिन आखिर वो क्या वजह है कि दिल्ली विधानसभा में बीजेपी को सफलता मिलने के लिए 26 साल से इंतजार है। हालम यह है कि आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में दिखाने के लिए कोई चेहरा नहीं है। लिहाजा हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव फतह करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में मुख्य चेहरा बन गए हैं। उनके पोस्टर जारी हो गए हैं। पोस्टर वार की बात करें तो उसमें नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल ही दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली की जनता, देश की राजधानी की जनता, वो दिल्ली जो एक लघु भारत है। देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जिसके बाशिंदे दिल्ली में नहीं हो। पढ़े लिखे लोगों की तादाद भी वहां ज्यादा है, कामगार और मजदूर वर्ग भी वहां कमतर नहीं। बिहार
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी इलाकों के वो दबे कुचले लोग भी हैं जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, यमुना किनारे रहते हैं। इन 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा को तो साफ नहीं कर पाए, ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल मिलकर के यमुना को साफ नहीं कर पाए। उधर पिछले 2 चुनावों से लगातार अपना खाता भी नहीं खोल पाने वाली कांग्रेस ने इस बार रणनीतिक रूप से काफी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश की है। अभी तक कांग्रेस के ऊपर किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप सामने नहीं आया है। कांग्रेस ने नारा दिया है दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, बुजुर्गों की सेवा के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, दिल्ली की खुशहाली के लिए कांग्रेस है जरूरी। इसके साथ ही उन्होंने पहली गारंटी 2,500 रुपए महिलाओं को देने का ऐलान किया और उसके बाद दूसरी गारंटी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका भी खुलासा किया है। 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस, 25 लाख रुपए। अगर अभी तक की बात देखें, कल यानी कि मंगलवार को चुनाव की घोषणा हुई तिथियों की और आज दूसरा दिन है। इस दौरान कांग्रेस ने 2 महत्वपूर्ण वादे किए हैं दिल्ली की जनता से और कहा है कि हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। ऐसा कहने के पीछे, इस नारे के पीछे कि हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं, उनके पास दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कांग्रेस के कार्यकाल में आया, शीला दीक्षित के कार्यकाल में आया। इसके अलावा चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने पब्लिक से जो वादे किए, पार्टी का दावा है कि उन तीनों जगहों पर उन वादों को पूरा किया गया। कांग्रेस ने अभी तक किसी के ऊपर कोई बड़ा तोहमत नहीं लगाया है, लेकिन इस लड़ाई में जहां शीश महल बनाम राजमहल की लड़ाई चल रही हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल के सरकारी मुख्यमंत्री सरकारी आवास का जिक्र करते हैं और पूरी पार्टी ये बताने लगती है कि वो मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने के पहले अपनी मारुति 800 में ही चलने की बात किया करते थे, सादगी की मिसाल कायम करने की बात किया करते थे, आज उनका बंगला बताया जा रहा है कि लगभग 40 करोड़ रुपए से उसका निर्माण हुआ है। इतनी बातें सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह और तमाम उनके सहयोगी
प्रधानमंत्री के उस निर्माणाधीन बंगले की को निशाना बनाते हैं, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए का वो बंगला बन रहा है। यानी 2700 करोड़ बनाम 40 करोड़। वैसे भी अगर तुलना करेंगे तो नरेंद्र मोदी शायद इस देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनकी सुरक्षा को लेकर के सबसे महंगा जहाज है, सबसे महंगी गाड़ी है, गाड़ियों का काफिला है। अब उनका 2700 करोड़ का बंगला निर्माणाधीन है। सूट बूट की बात लगातार होती रहती है। उनके चश्मे से लेकर के उनकी पेन तक, उनके जूते से लेकर के उनकी दाढ़ी और उनके बाल, यानी कि उनकी खूबसूरती, उनके चेहरे को, उनके शरीर को चमकाने पर जो खर्च होता है उसको भी कई बार निशाना बनाया गया है। लेकिन हम ये कहते हैं कि एक आम आदमी जिसे खाने के लिए भोजन, 2 वक्त का भोजन चाहिए, एक छत चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, गरीबी महंगाई से उसे मुक्ति चाहिए, बेरोजगारी से उसे मुक्ति चाहिए, अच्छी सड़कें हो, बिजली पानी की व्यवस्था हो। ऐसा वोटर, उसे शीश महल और राजमहल से क्या फर्क पड़ता है? आज ये लड़ाई शीश महल और राजमहल पर आकर के क्यों अटक गई? शायद इसका जवाब फिलहाल इन राजनीतिज्ञों के पास तो नहीं होगा, क्योंकि वो इसके आदी हैं। वो जब चुन करके पहली बार कोई विधानसभा या लोकसभा पहुंचता है तो अब तो साइकिल का जमाना नहीं है, बाइक पर चलता होगा वो, और साल 6 महीने के बाद ही उसके पास आलीशान महंगी से महंगी गाड़ियों का काफिला होता है। एक फटे हाल की तरह चप्पल और साधारण से कुर्ते में घूमने वाला सूटेड बूटेड हो जाता है। मुझे याद आता है, बचपन में एक फिल्म आई थी सगीना महतो, जिसका एक गाना था, साला मैं तो साहब बन गया। उस गाने के जो बोल थे वो आज के राजनीतिज्ञों पर कहीं ज्यादा फबते हैं, असरकारक हैं। दिल्ली जैसे शहर, जो कि देश की राजधानी है, वहां की विधानसभा के लिए चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में आम आदमी का एक भी मुद्दा नहीं है। लड़ाई किस लिए हो रही है? शीश महल और राजमहल। सभी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सभी ने अभी तक कांग्रेस को इतनी ही तवज्जो दी है कि कांग्रेस दिल्ली के चुनाव को त्रिकोणीय लड़ाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। उसकी कोशिश है कि दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय हो जाए। लेकिन अगर आम जनता की बात की जाए, आम जनता क्या सोच रही है,
बीजेपी अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए, आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए, भाजपा पर आरोप लगाए, और इसके बीच में 2,500 रुपए महीना महिलाओं को और 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 2 गारंटियां अभी तक आई हैं। इन 2 गारंटियों से कांग्रेस ने न तो नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई आक्षेप लगाया है और ना ही अरविंद केजरीवाल पर। बावजूद इसके कलकत्ता में बैठ करके ममता बनर्जी, जिन्होंने अभी हाल ही में इंडिया गठबंधन की कमान अपने हाथ में लेने की बात शिगुफे के रूप में छोड़ी थी, उन्होंने वो ममता बनर्जी जो लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, अकेले एकला चलो के राह पर पश्चिम बंगाल में लोकसभा के चुनाव हुए थे। राहुल गांधी जब पश्चिम बंगाल गए थे न्याय यात्रा लेकर के, तो उनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। उसके बाद इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, डॉक्टर की जो मौत हुई, उसके साथ जो रेप हुआ, उस पूरे घटनाक्रम में जब बीजेपी ने उनको चारों तरफ से घेर लिया, तो अब उसके बाद से ही वो कुछ डरी सहमी सी नजर आने लगी। हमारे कुछ मित्र हैं जो ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और टीएमसी और ममता बनर्जी में कोई खास फर्क नहीं है। अब ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने की घोषणा कर दी है, उसके साथ मंच साझा करेंगी। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी घोषणा कर दी है कि वो भी अरविंद केजरीवाल के साथ रहेंगे। शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने भी ये कहा है कि दोनों इंडिया गठबंधन के दोनों घटक दल आपस में एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने की बजाय एकजुट होकर के बीजेपी को हराते तो वो ज्यादा बेहतर होता। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोकसभा चुनाव, संविधान का मसला, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का मसला, अडानी का मसला, नरेंद्र मोदी का मसला, अमित शाह का मसला, और उन सब से अकेले लड़ते हुए राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया है कि जो क्षत्रप हैं वो उनके प्रभाव से, उनके आभा मंडल से, उनकी बढ़ती लोकप्रियता से कहीं घबराने तो नहीं लगे हैं। उन्हें अपने अस्तित्व पर कोई संकट आता नजर तो नहीं आ रहा है। यही वजह है शायद कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ये सारे लोगों के निशाने पर राहुल गांधी हैं, कांग्रेस है। अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान किया है। वो अखिलेश यादव जो अभी हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, उसमें बुरी तरह से मात खाए हैं। 9 की 9 सीटों पर अकेले उन्होंने प्रत्याशी खड़ा किए, 9 में से 7 सीटें हार गए। और अब दिल्ली के साथ साथ मिल्कीपुर का भी चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के, जहां
वो अपने पीडीए को लेकर के बहुत उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि जो करिश्मा उनके साथी ने लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम दिया, बीजेपी को अयोध्या में हरा करके, उसकी वो पुनरावृत्ति कर लेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ इतने कमजोर पड़ गए हैं? और यह भी बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक सीट पर चुनाव है, इसके लिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक, बीजेपी से लेकर के आरएसएस तक, सब के सब एकजुट होकर के पूरी ताकत के साथ मिल्कीपुर में अपनी जान लगा देंगे। और परिणाम क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अखिलेश यादव के लिए मिल्कीपुर वो हलवा नहीं है, ये उन्हें सोचना पड़ेगा। और टीएमसी से उनका गठबंधन तो लोकसभा में भी था। टीएमसी से उन्होंने एक टिकट दिया था राजेश प्रति त्रिपाठी को, ललितेश प्रति त्रिपाठी को। अगर इतना ही रुतबा था अखिलेश यादव का, इतना ही दम था, तो उन्हें जिता क्यों नहीं ले गए? असल में उन्हें डर लग रहा है कि 2027 में अगर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में भी लड़ी, और जैसा कि कांग्रेस नेतृत्व ने 2025 को बदलाव वर्ष घोषित किया है, और उस बदलाव के तहत कुछ ठोस कार्यक्रम लेकर के कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आती है, कुछ बेहतरीन चेहरे लेकर के आती है, और स्लीपिंग सेल जो उनका है कांग्रेस का, जिन्हें हम बीजेपी माइंडेड कहते हैं, उनको हाशिए पर ढकेल करके एक नई टीम लेकर के आती है, तो उत्तर प्रदेश में उनकी गणित गड़बड़ा सकती है। इसलिए वो डरे हुए हैं। ममता बनर्जी को भी इसी बात का डर है कि कांग्रेस अगर बंगाल में उसे घुसने का मौका दिया गया, तो कांग्रेस उनसे बंगाल भी छीन न ले। यही डर तेजस्वी यादव को भी सता रहा है। दरअसल ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, वो अपना वजूद बचाने के लिए कभी राहुल गांधी के साथ, कभी कभी अरविंद केजरीवाल के साथ, और कभी अहंकार, केवल नरेंद्र मोदी के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये अहंकार अखिलेश यादव में भी है, कूट कूट कर। ममता बनर्जी में तो हाई है। तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में ये दिखा दिया कि वो इंडिया गठबंधन की पीठ में छुरा ही भोंकते रहे। ये इतना सारा कहने का मतलब ये है कि जिस शालीनता के साथ, वो भी तब जब बीजेपी के आदतन बिगड़े बोल वाले नेता रमेश विधुड़ी, जिन्होंने संसद के भीतर तत्कालीन बसपा सांसद, आज के कांग्रेस सांसद दानिश अली के खिलाफ जो कुछ कहा था, वो सब आपको याद होगा। और आज
जब दिल्ली में वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं कालिका से, तो उन्होंने सबसे पहले प्रियंका गांधी को निशाना बनाया और बड़ी बेहूदगी के साथ प्रियंका गांधी का नाम लिया। उन्होंने आतिशी सिंह दिल्ली की मुख्यमंत्री पर भी हमला बोला। लेकिन इन सब के बावजूद अगर कांग्रेस पूरी शालीनता के साथ धीरे धीरे आज से 1 महीने बाद दिल्ली का परिणाम आ जाएगा, लेकिन इस दौरान 3 फरवरी तक, आज से 3 फरवरी तक का समय है कांग्रेस के पास। और चुनाव, भारतीय राजनीति में चुनाव जीतने और हारने के बीच में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। समीकरण बदलने में महज 1 हफ्ता बहुत काफी है। हालात, परिस्थितियां तो 3 दिन में, 2 दिन में बदल जाती हैं। तो अगर कांग्रेस इसी शालीनता के साथ आगे बढ़ती है तो कहीं उलटफेर भी कर सकती है, बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। तो हम क्यों न कांग्रेस से ये उम्मीद करें कि वो आखिरी स्लॉग ओवर्स में आतिशी पारी खेलते हुए दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाए। 11 साल के बाद ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। यही राजनीति है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।